नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज। रिमोट को रखिए किनारे, क्योंकि अगले 1 घंटे आपको मिलने वाली है देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें। और शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज की आज राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर से, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। लगातार ठंड के महीने में राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और इसको लेकर राहुल गांधी सियासी तंज कसे, तो आज राहुल ने उसका जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि अभी टी शर्ट ही चल रही है, जब नहीं काम करेगी तब देखा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर चर्चा जो है वो जोर शोर से है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है, वो टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। क्योंकि उनके आस पड़ोस में अगर आप देखेंगे तो जो नेता हैं वो मफलर से लेकर जैकेट, टोपी सब कुछ ओढ़े हुए हैं और राहुल गांधी सिर्फ एक हाफ टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल जो है ये राहुल गांधी से बार बार पूछा गया, तो राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि अभी तो टी शर्ट चल रही है, जब नहीं चलेगी तब देखा जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि आप लोग सवाल किसानों से क्यों नहीं पूछते, उन तमाम लोगों से क्यों नहीं पूछते जिन्हें परेशानियां होती हैं और जो ठंड के महीने में भी दिन रात काम करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को लेकर ये 5 तस्वीरें, भारत जोड़ो यात्रा, सदैव अटल पर राहुल गांधी, टी शर्ट में राहुल, फिटनेस राज या सियासी संदेश और चर्चा में राहुल की टी शर्ट। दिल्ली कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में घूम रहे हैं। यह कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर आयोजित समारोह की तस्वीर है। राहुल गांधी यहां पहुंचे तो शरीर पर वही सफेद टी शर्ट। बड़े बड़े लोग जैकेट और कोट में हैं, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में। ना कोई ठिठुरन, ना सर्द मौसम का कोई असर। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की जगह अप्रैल मई का महीना हो। राहुल की टी शर्ट चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में आज रिपोर्टरों ने इस पर राहुल से पूछ ही लिया कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। 24 दिसंबर को जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो चर्चा और भी गर्मा गई। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी और राहुल जब बापू समेत देश के महान सपूतों के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो बस वही टी शर्ट पहने नजर आए। राहुल की टी शर्ट पर इतनी चर्चा हुई कि बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा। मालवीय ने कहा, तेज चलने से शरीर गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल को तपस्वी बताने की कोशिश शुरू हो गई। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन हो। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की इमेज मेकओवर की कोशिश लगातार हो रही है। चाहे पानी में छलांग लगाने की यह तस्वीर हो या पुशअप करने की यह तस्वीर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ रेस लगाने की तस्वीर हो या फिर यह टी शर्ट वाली तस्वीर, देश को मंत्र देने की कोशिश करते हुए राहुल कि वो देश का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट उम्मीदवार है। लेकिन क्या ये इमेज मेकओवर वोटों में तब्दील हो पाएगा? दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, टी शर्ट तो सुपरहिट है, लेकिन क्या नेताजी सुपरहिट होंगे, ये चुनावों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में कुछ तस्वीरें राहुल गांधी की आपको दिखाते हैं, जहां पर वो टी शर्ट में नजर आए। और ये देखिए, जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं उनके इस लुक की चर्चा हो रही है, चाहे वो उनकी दाढ़ी हो या फिर ये टी शर्ट व्हाइट कलर की। भारत जोड़ो यात्रा के पूरे कैंपेन में इसी व्हाइट टी शर्ट में राहुल गांधी नजर आए और जहां जहां वो गए इस टी शर्ट में जब नजर आए तो उसके बाद लोगों ने उनसे बार बार पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती। आप अगर बगल अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग मफलर, कोट, जैकेट पहने हुए आपको नजर आ रहे हैं और उनके बीच में राहुल गांधी यहां पर सिर्फ एक हाफ व्हाइट टी शर्ट में।
खैर, अब ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के शामिल होने को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें न्योता नहीं मिला है। वहीं बात समाजवादी पार्टी की जाए तो अखिलेश यादव ने कहा भी कुछ ऐसा। आरएलडी के जयंत चौधरी यात्रा में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया, जबकि पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने कहा कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए यूपी के विपक्ष के कद्दावर नेताओं को न्योता दिया गया है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि यात्रा के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की जाए। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ रहे हैं। राहुल गौतम, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि देश को जोड़ा जाए, एक चुनावी समा बांधा जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जा रही है और न्योता सभी पार्टियों को दिया गया है, क्या विपक्ष के नेता जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहे हैं तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं? ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि मायावती जी शामिल नहीं होंगी। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जरूर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि उनको न्योता नहीं मिला है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली सूत्रों के मुताबिक न्योता उनको दे दिया गया है और वो भी भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना के रखेंगे। जयंत चौधरी भी शामिल नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा को और फिर जम्मू कश्मीर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। महबूब मुफ्ती भी आ रही है। देखिए, बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो दूरी बनाए हुए हैं। अगर आप देखें तो केवल वही पार्टीज शामिल हो रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो। ये तमाम लोग जो है वो शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसी पार्टीज नहीं शामिल हुई जो कि ना एनडीए में है ना यूपीए में है। और ये बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि विपक्ष को कैसे जोड़ा जाए देश के साथ साथ। क्योंकि अगर विपक्ष की एकता 2024 से पहले नहीं होगी तो जाहिर है विपक्ष ये जानता है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रोक पाना 2024 के अंदर। कोशिश की जा रही है और अन्य जो पॉलिटिकल दल है उनको भी न्योता दिया जाए, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का और मायावती का ना शामिल होना अब देखने वाली बात नहीं। तो राहुल गौतम, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर विपक्ष के नेता नहीं जुड़ रहे हैं तो जो यात्रा का मुख्य मकसद है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो कैसे कामयाब होगा? और अगर विपक्ष समझ रहा है कि इस यात्रा में शामिल होने से वो कांग्रेस को मजबूत कर देंगे, तो फिर विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसी सोच के साथ शायद वो दूरियां बना रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी भले ही कहे कि वो देश को जोड़ने निकले हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट एम, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका अल्टीमेट एम ये है कि वो चुनावों में जीत हासिल करे। बार बार की बात होती है कि राहुल गांधी का मेकओवर हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में कैसे रोका जाएगा बीजेपी को। और इसमें अगर वो शामिल नहीं होते विपक्षी दल, एक बड़ा एक महागठबंधन का अगर हम आकार या स्वरूप नहीं देखते हैं इसमें उभरता हुआ, तो जाहिर है आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल होगा फिर कांग्रेस पार्टी के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए रोक पाना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आगे जो यात्रा है वो तमाम उन यात्रा उन प्रदेशों के निकल चुकी है जहां पर उनको सहयोग मिल सकता था। अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अब अन्य लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वो हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के अंदर कोई और दल ऐसा नहीं है जो उनका साथ दे सके। उसके बाद फिर पंजाब और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। तो ज्यादा स्कोप अब नहीं बचा है विपक्षी एकता। ठीक है, तो विपक्षी एकता को लेकर जो सवाल है वो लगातार बरकरार है। क्या विपक्ष के बड़े नेता जो हैं वो उसमें शामिल होंगे? लेकिन कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करने की इस यात्रा को आगे ले जा रही है। न्योता दिया गया है, लेकिन अगर लोग शामिल होते हैं तो भी खबर है, नहीं शामिल होते हैं तो भी अपने आप में बड़ी खबर है। विपक्ष की एकता को लेकर आपको ब्रेकिंग न्यूज में हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी के सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी। अपवाद के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से राहुल के न्योते के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया।
राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, जाएंगे? तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मिलता है तो फिर क्या करेंगे? तो आप जैसा मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में यात्रा दाखिल होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं न कहीं विपक्ष के नेता शामिल हों। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है, कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। यात्रा का पूरा मार्ग 2800 किलोमीटर लंबा है। आज तक ब्यूरो। इधर अब ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस को कैसे संजीवनी मिली है। आपको बता दें, बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से नई संजीवनी दे दी है, एक नई कांग्रेस की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट। और अब ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं तनिषा केस को लेकर, क्योंकि शीजान के फोन का व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग वाली पुलिस ने रिट्रीव किया है। पुलिस को तनिषा के साथ हुए चैट में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन अभी तक तनिषा के फोन को पुलिस ने अनलॉक नहीं किया है। शीजान का बयान कैमरे पर दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक तनिषा ब्रेकअप से दुखी थी, साथ ही एंजाइटी से पीड़ित थी और खुद को ब्रेकअप के बाद अकेला महसूस करने लगी थी। ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। चैट में पुलिस को कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन एंजाइटी से वो पीड़ित थी और इस ब्रेकअप के बाद वो खुद को अकेला तन्हा पा रही थी। ये कुछ बातें शुरुआत में निकल कर आई हैं। शीजान का फोन जो है उसका डेटा रिट्रीव किया गया है। व्हाट्सएप से लेकर तमाम जानकारियां जो हैं वो निकाली गई हैं और तनिषा का फोन भी फिलहाल रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। दीपेश त्रिपाठी इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपेश, कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो रिट्रीव किया गया है, क्या कुछ इसमें निकला और क्या बातें व्हाट्सएप चैट पर ही होती थी? क्योंकि आजकल बहुत सारे कपल्स होते हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्नैपचैट हुआ या जहां पर चैट्स गायब हो जाती हैं। तो ये व्हाट्सएप ही महत्वपूर्ण था या बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी गई? जी शुमाकर जी, जैसा कि हमने पुलिस सोर्सेज से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोबाइल में जितना भी डेटा था तो फिर चाहे वो जिस भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, सारा ही रिट्राइव करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें से शीजान के मोबाइल का कुछ डेटा पुलिस ने रिट्राइव भी कर लिया है। जिसमें से पुलिस को जो मिस्ट्री गर्ल की बात कही जा रही थी कि शीजान किसी लड़की से संपर्क में था, तो उस लड़की के बारे में पता चल गया है। पुलिस उस लड़की से संपर्क कर रही है और बहुत ही जल्द उस लड़की का भी बयान दर्ज करने वाली है। साथ ही तनिषा के साथ जो शीजान के चैट सामने आए हैं वो काफ़ी नॉर्मल है, जैसे कि उस चैट्स में दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, खाना खाया है नहीं, ऐसी बातें उस चैट्स में निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबसे एक बात और भी सामने आई है जो तनिषा के बारे में है कि तनिषा को एंजाइटी की तकलीफ थी और उसकी भी और वो अकेलापन महसूस कर रही थी, खास करके ब्रेकअप के बाद से। तो इसीलिए तनिषा के परिवार वालों का बयान दोबारा से दर्ज किया जाएगा, तनिषा की मां का बयान दोबारा दर्ज किया जाएगा एक बार जब वो सामान्य हो जाए। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है ये कि शीजान जो है उसने ब्रेकअप के लिए एक और वजह सामने
दी है और इस बार उसने ये वजह दी है कि वो अपना करियर बनाना चाहता था, ठीक अपने है, करियर पर आप फोकस करना नजर चाहता बनाए था। रखिए। आपने इसीलिए ये बड़ी उसने जानकारी तुनिशा दी कि करियर भी एक बड़ी वजह उसने बताई, उसके पहले धर्म बताया था और धर्म के पहले उम्र बताया था। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में हम आगे बढ़ते हैं। तुनिशा मामले में जांच लगातार जारी और इसी बीच पुलिस एक नया एंगल खंगाल रही है। खबर आ रही है कि शीजान की कुछ और भी गर्लफ्रेंड्स हैं और अब इसकी जांच भी की जा रही है, उनके बयान को भी दर्ज करवाया जाएगा। तुनिशा और शीजान की यह करीबी बताती है कि वो दोनों कितने नजदीक थे। तुनिशा अपनी जिंदगी में शीजान के आने से बेहद खुश थी। शीजान के बर्ताव से भी लग रहा है कि वो तुनिशा को काफी चाहता और दोनों के रिश्तों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जो दरार का सबब बने या जुदा होने का रास्ता तैयार करे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से शीजान बदल गया? क्यों शीजान ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और लाख समझाने पर भी वो नहीं माना? उसने तुनिशा की मां से कह दिया कि मुझे माफ करो। शीजान ने तुनिशा से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया? क्या शीजान किसी और लड़की को चाहता था? शीजान की जिंदगी में वो कौन थी? तुनिशा के परिवार का सीधा आरोप है कि शीजान दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में था और इसीलिए उसने तुनिशा को धोखा दिया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया और इसी के चलते वो काफी तनाव में थी। जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी पहले। परिवार के आरोप समझ में आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर की बेटी को खो दिया, लेकिन शीजान पर ऐसे ही इल्जाम कुछ और लोग भी लगा रहे हैं। इसमें सबसे खास है तुनिशा की दोस्त रैया लबी, जो साफ कहती हैं कि शीजान के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और इसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को, तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, लाइक डेट कर रहा था। लेकिन शीजान खुद को बेगुनाह बता रहा है। उसका कहना है धर्म और उम्र की वजह से उसने रिश्ता तोड़ा। आज तक ब्यूरो। और इसमें करियर की बात भी ऐड कर रही है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में वापस बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर। एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी में कहा कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो सुरक्षा में सेंध की कई घटनाएं हुई। वेणुगोपाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। Z+ सुरक्षा वाले शख्स को एक सुरक्षा घेरा मिलता है, उस सुरक्षा घेरे को भी बार बार उल्लंघन हो रहा था। तो एक बार फिर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में राहुल की सुरक्षा में लापरवाही हुई थी और यात्रा में शामिल कई लोगों से आईबी ने पूछताछ की है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है और एक बार फिर हम आपको बता दें, गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग हुई है।
भारत का जामताड़ा मॉड्यूल अब अमेरिकी नागरिकों तक से साइबर ठगी कर रहा है। करीब 82,000 करोड़ ये ऑनलाइन ठगी का कारोबार 2 साल में अमेरिकी नागरिकों से हजारों करोड़ की ठगी कर चुका। इससे चिंतित एफबीआई अब भारत में सीबीआई और इंटरपोल के साथ मिलकर इस रैकेट को नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में फर्जी कॉल सेंटर्स ने लोगों से ऑनलाइन करोड़ों की ठगी की है। इस ठगी से भारत में भी साइबर लुटेरों ने लोगों की जेब खाली की है, तो अमेरिका जैसे विकसित मुल्क के लोग भी इन साइबर ठगों के शिकार बन जाते हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में अवैध तरीके से सक्रिय कॉल सेंटर्स ने लाखों अमेरिकी नागरिकों को अरबों रुपए का चूना लगाया है। ये लोग रोमांस और टेक सपोर्ट कॉल सेंटर्स की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। एफबीआई के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बुजुर्ग अमेरिकी नागरिकों को साइबर ठगों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के बड़े टेक फ्रॉड के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई एक्शन में आ गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर एफबीआई ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में एक स्थायी सलाहकार को सीबीआई, दिल्ली पुलिस और इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैनात किया है। अब दिल्ली पुलिस इन शातिरों के गिरोह का भंडाफोड़ करेगी। भारत से काम करने वाले इन सिंडिकेट के तार खंगाले जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर की गई रकम को जब्त किया जाएगा। एफबीआई की वेबसाइट पर रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा रोमांस से जुड़ी धोखाधड़ी का है, जिसके जरिए 2021 में 8,000 करोड़ रुपए, 2022 के आखिरी 11 महीनों में भी 8,000 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने लोगों की जेब से उड़ा लिए हैं। वहीं बीते 2 साल में टेक्निकल सपोर्ट से जुड़े क्राइम के जरिए भी 3 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम उड़ाई गई है। इस धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। एफबीआई का कहना है कि अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का मामला नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने से भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सीबीआई और इंटरपोल इस तरह की ठगी की मिलकर जांच करेंगे और इन अपराधियों की नकेल कसेंगे। भारत में पहले भी कई फर्जी कॉल सेंटर और लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल ऐप से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहाँ से विदेशियों के साथ किए जाने वाले फ्रॉड अब एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठगों के हाथ में जाने से बचाया जाए। आज तक ब्यूरो। ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर। नए साल में जम्मू में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपकर जम्मू से कश्मीर ले जा रहे 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आतंकवादियों का यह ग्रुप काफी बड़ा था। कुछ और आतंकवादियों के फिलहाल छिपे होने की आशंका है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि नए साल के मौके पर जम्मू में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। क्योंकि नया साल बिल्कुल करीब है, लिहाजा एक बड़ी आतंकी साजिश की खबर लगी। सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपकर जम्मू से कश्मीर जा रहे 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। खबर यह भी आ रही है कुछ और आतंकवादी हैं जो छिपे हुए हैं और इनको लेकर सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नए साल से पहले आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू में ट्रक में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। कश्मीर में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश नाकाम हो गई। जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। धू-धू कर जल रहा यह वही ट्रक है जिसमें छिपकर आतंकवादी जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। 26 जनवरी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर रखे थे। इस बीच आज सुबह एक संदिग्ध ट्रक पर सुरक्षा बलों की नजर पड़ी। आमतौर पर ट्रकों की आवाजाही दोपहर 12 बजे के बाद होती है, लेकिन तड़के इस ट्रक को कश्मीर घाटी की तरफ जाते देख सुरक्षा बल भी चौंक गए। क्यूआरटी ने इस ट्रक का पीछा किया। जैसे ही ट्रक सिदरा नाके पर पहुंचा तो उसे रोका गया। ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। वो शौच के लिए जाने के बहाने भाग खड़ा हुआ। सुरक्षा बलों ने जब ट्रक की तलाशी शुरू की तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी
जो ट्रक में थे वो मारे गए। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन्स, एमुनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जांच मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मजीद खुलासा किया जाएगा। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग के दौरान ट्रक में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह खुलासा हुआ कि ट्रक पर 3 आतंकवादी सवार थे, तीनों को ही ढेर कर दिया गया है। यह एनकाउंटर सुबह 7 बजे शुरू हुआ और सुबह 8:30 बजे फायरिंग बंद हो गई। पुलिस को अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये आतंकवादी किस संगठन से जुड़े थे। फरार हुए ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ड्राइवर कई खुलासे कर सकता है। वहीं कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद जब आतंकवाद दम तोड़ता नजर आ रहा था, तब जम्मू में ट्रक पर सवार 3 आतंकवादियों की यह खबर कई सवाल खड़े करती है। क्या ये आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर जम्मू में दाखिल हुए? क्या 26 जनवरी को ये कोई बड़ी वारदात करने वाले थे? कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवादियों को पाकिस्तान फिर से भड़का रहा है। फिलहाल पुलिस इन सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही आतंकवादी किस संगठन से जुड़े थे और कहां से आए और किस मकसद से ट्रक में छिपकर जा रहे थे, इन सारे सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप जो ब्रेकिंग न्यूज में एक बात समझ पाए होंगे वो ये कि कश्मीर के साथ जम्मू को भी दहलाने के फिराक में आतंकवादी हैं। कई बार जम्मू में आतंकी हमले की साजिश रची जाती है, लेकिन सुरक्षा बलों ने हर बार की तरह इस बार भी उन्हें नाकाम कर दिया। एक बार फिर उनकी साजिश नाकाम हुई और जम्मू से हम आपको हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो जम्मू संभाग है, यहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवादियों का यही प्रयास है कि एक बार फिर यहाँ आतंकवाद को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जम्मू संभाग के ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई जिले हैं जो कि एक समय पर आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त थे, आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण जम्मू के जो पहाड़ी जिले हैं वो अब आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं और यही चीज पाकिस्तान को खटक रही है, यही चीज आतंकवादियों को खटक रही है। इसीलिए बार बार प्रयास हो रहे हैं कि जम्मू में एक बार फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी जिले हैं, वहां पर आतंकवाद को दोबारा शुरू किया जाए। और जम्मू शहर में भी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि कई बार जो है आतंकवादियों का प्रयास रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो चौकस सुरक्षा बल है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने कई जो यहाँ पर आतंकी मॉड्यूल को जो है उनका पर्दाफाश किया है, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, हथियारों की बरामदगी हुई है। तो जितनी बार भी यहाँ पर कोई दुस्साहस हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है। और ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर 2 बार अलर्ट जारी किया था। पहला अलर्ट जो था वो 19 दिसंबर को था और दूसरा अलर्ट जो था वो 23 दिसंबर को जारी किया गया। इस अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा स्थानीय नेताओं, पूर्व सैनिकों, बाहरी लोगों और सरकारी गाड़ियों को निशाना बना सकता है। लश्कर के 2 आतंकवादी जो पाकिस्तानी हो सकते हैं, उन्हें इस मिशन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। आतंकी कुपवाड़ा और बारामूला के रास्ते आईडी प्लान कर सकते हैं और ऐसे इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकवादियों के लोकेशन की जानकारी मिली है, जिसमें एक विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी है, उसका नाम हफजुल्ला है, जबकि 2 स्थानीय आतंकवादी हैं और तीनों मिलकर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज की। जम्मू एनकाउंटर में आतंकवादियों को ढेर किए जाने के बाद सुरक्षा बलों के साथ सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज खबर आ रही है एक बड़ी कि शाम 4 बजे गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसमें नए साल और 26 जनवरी को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नए साल से महज 4 दिन पहले जम्मू में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में जहां सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आई, वहीं आतंकवादियों की नई साजिश को लेकर गृह मंत्रालय को मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया।
लिहाजा दोपहर 4 बजे गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में जम्मू एनकाउंटर को लेकर भी बात होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ एमएचए के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम सुरक्षा अधिकारी जुड़े रहेंगे, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, इसके अलावा आईबी चीफ, रॉ चीफ और साथ ही जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में उन तमाम चीजों का पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जिस तरीके के अलर्ट आ रहे थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, जिसमें यह पता चल रहा था कि सीमा के उस पार से गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं और आतंकी घुसपैठ बड़ी तादाद में कर सकते हैं, और इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट थी। ये बैठक इस लिहाज से भी अहम हो गई है क्योंकि जम्मू में हुए एनकाउंटर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। एक ट्रक में न केवल कई आतंकी सवार थे, बल्कि उनसे साथ AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद किए जाने से बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में जहां आतंकवादियों पर नकेल कस रखी है, वहीं वो नए नए तरीकों से सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा गृह मंत्रालय की बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, ड्रोन एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले में भी चर्चा हो सकती है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बीते 15 दिनों में खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक 2 अलर्ट जारी किए हैं। इस अलर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी मूल के लश्कर आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। वहीं सुरक्षा बल उनके नापाक इरादों पर पानी फेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। और अब बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले हिल स्टेशनों पर उमड़ी जबरदस्त भीड़ को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशनों पर इस वक्त लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सड़कों पर जाम की स्थिति है तो हिल स्टेशनों पर लोगों का हुजूम उमड़ गया है। शिमला में कैसे हालात हैं, हम आपको हमारे सहयोगी मंजीत सहगल की इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए साल की खुशियां मनाने के लिए बहुत सारे लोग, पर्यटक, सैलानी देश के कई हिस्सों से उमड़े हुए हैं। इस वक्त हम लोग शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें जो पर्यटक हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरा जो ऐतिहासिक रिज मैदान है इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले चर्च में जाकर भी देखा, वहां पर भी जो लोग हैं काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आज क्रिसमस का दिन है। शिमला के लोगों के लिए ये बड़ा दिन इसलिए भी हो सकता है कि शिमला के लोगों को साल के इस दिन का इंतजार होता है कि इस दिन भगवान जो गॉड्स हैं, वेदर गॉड्स हैं, वो बर्फ का तोहफा लोगों को देंगे। बर्फ तो शायद गिरती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ का तापमान 13 डिग्री है, उसके लिए काफी नीचे तापमान चाहिए। लेकिन इस भीड़ को देखकर जो सामने बात आ रही है कि इसमें से बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। राज्य सरकार ने हालांकि गाइडलाइंस जारी की है और पर्यटकों को, होटल व्यवसायियों को, रेस्टोरेंट ओनर्स को, सभी को कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा है, सोशल डिस्टेंस बनाने को कहा है। लेकिन लगता है शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान में जितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से बहुत कम संख्या में लोग मास्क पहने हुए हैं। प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लोग मास्क के साथ घूमने निकले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, यानी खतरा मोल रहे हैं। पर्यटकों से, ज्यादातर लोगों से यही अपील है कि वो मास्क पहन कर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। इधर ब्रेकिंग न्यूज में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के कई देशों की जहां बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा रखी है। अमेरिका, कनाडा, जापान परेशान हो चुके हैं और सबसे गंभीर असर तो अमेरिका में है क्योंकि वहां बर्फबारी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका इस वक्त सदी के सबसे भयानक बर्फीले तूफान का सामना कर रही है। विंटर स्टॉर्म से कांपा अमेरिका। बर्फीले तूफान से संकट में जान।
बर्फिस्तान में बेदम हुई गाड़ियां। आफत में जान, 60 से ज्यादा जिंदगी खत्म। बर्फिस्तान बन गए अमेरिका, कनाडा और जापान। अमेरिका पर जो बर्फीला संकट आया है, उसकी एक एक तस्वीर देखिए और सोचिए कि वहां जिंदगी पर क्या बीत रही होगी। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर की चार दीवारी में जिंदगी बंद हो गई है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है और बर्फ की मोटी परत के बीच जगह जगह फंसी पड़ी हैं गाड़ियां। आपको उस आफत की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में जो बर्फीला तूफान आया वो कितना खतरनाक था। ये बुफेलो की तस्वीरें हैं। बर्फीले तूफान की रफ्तार डरावनी है। घर के सामने कारें खड़ी हैं और उन घरों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तूफानी हवाओं ने जिंदगी की रफ्तार को बेदम कर दिया है। पूरे बुफेलो का एक ही जैसा हाल है। बर्फ के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अमेरिकी शहर बुफेलो के उस बर्फिस्तान में चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। तूफान के बाद अब तबाही का जायजा लिया जा रहा है। बर्फीले तूफान ने जो कहर बरपाया है, अंदाजा रेस्क्यू ऑपरेशन देखकर लगाया जा सकता है। बुफेलो के रिहायशी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर में गाड़ियां दब गई हैं। अब रेस्क्यू टीम उन गाड़ियों को बाहर निकाल रही है। बर्फ की मोटी परत को साफ किया जा रहा है। हाई प्रेशर मशीन के जरिए भारी भरकम मशीनों को मुसीबत से उबारा जा रहा है। बुफेलो के जर्रे जर्रे में बर्फ ही बर्फ है, लिहाजा अब रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे हटाने की है, सड़क साफ करने की है और जिंदगी को पटरी पर लाने की है। इसके लिए दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें रात में भी मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। अब बुफेलो की एक और तस्वीर देखिए। कई जगहों पर भारी भरकम गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक जगह तो सड़क से बर्फ हटाने वाली गाड़ी भी बेदम हो गई। उसे भी भारी मशक्कत के बाद खिसकाया जा सका। रेस्क्यू टीम की दूसरी गाड़ी ने धक्के मारकर उसे किनारे किया। न्यूयॉर्क के अन्य हिस्सों में भी हालात बेहद गंभीर हैं। विंटर में वैसे तो बर्फबारी आम बात है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फीले तूफान ने कहर बरपा दिया है। देखिए वहां क्या हाल हो गया। अमेरिका के साउथ डेकोटा से भी ऐसी ही तूफानी तस्वीरें आई हैं। वहां भी सब कुछ बर्फ से ढक गया। अब कनाडा के ओंटारियो का ये हैरान करने वाला मंजर देखिए। एक कार अपनी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है, लेकिन सड़क पर जम चुकी मोटी बर्फ ने उसे बेदम कर दिया। दौड़ती हुई कार आई और बर्फ के ढेर से टकराई और वहीं रुक गई। उस वक्त बर्फीला तूफान जारी था। ओंटारियो में भी बर्फीले तूफान से जिंदगी बेदम हुई तो मशीनों के सहारे सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। कनाडा के कई हिस्सों में बर्फीली हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां सड़कें सूनी पड़ी हैं। माइनस पारे के बीच तूफानी हवाओं की वजह से एयर ट्रैफिक पर भी गंभीर असर पड़ा है। अमेरिका और कनाडा में अब तक कई बर्फीले तूफान देखे हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया समेत कई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। इन सब के बीच आशंका जताई जा रही है कि बर्फीले तूफान का तांडव अभी कुछ और दिन रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।